इस फिल्म की शुरुआत होती है चक को दिखाने से। वो हैरान रह गया ये देखकर कि जिस आलीशान बंगले को मैंने भारी रकम अदा करके खरीदा है उसमें तो बारिश का पानी टपक रहा है। तब उसने फौरन इस चीज की तस्वीर बनाकर प्रॉपर्टी एजेंट को सेंड कर दी और दिल ही दिल में उसे बुरा भला कहने लगा। इसके बाद वो अपनी वाइफ जिसका नाम मारिया था उसके स्टूडियो में गया ये चेक करने कि कहीं वहाँ भी पानी टपक तो नहीं रहा। उसकी वाइफ मारिया एक फैशन डिजाइनर और इस टाइम लाइव सेशन कर रही थी और अपने डिजाइनिंग का एक्सपीरियंस शेयर कर रही। खुशकिस्मती से उसका स्टूडियो पूरी तरह से सूखा हुआ था। तभी चक की नजर कमरे के कोने में खड़ी पुरानी मॉडलिंग डमी पर गई जिसे उसकी वाइफ इतना ज्यादा पसंद करती थी कि नए बंगले में भी अपने साथ ले आई। इसके बाद वो बंगले के बाहर गया ये चेक करने कि कहीं बाहर भी तो कोई मसला नहीं है। तभी उसका पड़ोसी चक के पास आया। वो इस बात से हैरान था कि आखिरकार ये बंगला भी कैसे गया। उनकी बातचीत के दौरान पड़ोसी ने ये राज खोला कि घर के पुराने मालिक ने इस घर में सुसाइड की थी अपनी जान। ये सुनकर चक पूरी तरह से चौंक गया क्योंकि प्रॉपर्टी एजेंट ने उसे ये जानकारी नहीं दी। फिर वो वापस आकर लीकेज की तस्वीरें दोबारा देखने लगा। तभी वो एक तस्वीर में शॉटगन को नोटिस करता है। हालांकि उसके घर में तो कोई हथियार नहीं था। वो कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये गन आई तो आई कहां से। लेकिन अजीबोगरीब वाकई यही नहीं रुकी। अगली सुबह जब वो बंगले के गार्डन में टहल रहा था तो उसकी नजर अपनी वाइफ की उस मॉडलिंग डमी पर गई जो अजीब तरह से गार्डन में खड़ी हुई। तभी पड़ोसी फिर से आ गया और इस सारे मामले को देखने लगा। चक को शक हुआ कि ये मेरी बहन की शरारत हो सकती है क्योंकि कुछ महीने पहले उनकी माँ के एक्सीडेंट में मौत की वजह से उसकी बहन की दिमागी हालत थोड़ी खराब हो गई थी। तब पड़ोसी चक को सलाह देता है कि अपनी बहन की दिमागी हालत पर ध्यान दो। साथ ही वो उसे ये भी सजेस्ट करता है कि वो पास ही बनी लाइब्रेरी में जाकर इस एरिया की हिस्ट्री तारीख को पढ़े। इसके साथ ही वो उसे एक लोकल ग्रुप की मीटिंग में आने की दावत भी देता है। दोपहर को चक लाइब्रेरी गया और किताबों को उलट पलट करने पर एक किताब ढूंढ लेता है जिसमें इस छोटे से गाँव की गहरी हिस्ट्री लिखी हुई। वो जैसे ही निकलने लगा उसने देखा कि कुछ किताबें जमीन पर फैली हुई हैं। साथ ही उसने रोती हुई एक लड़की को भी देखा जो उसे वार्न करती है कि वो इस जगह के राजों में इतनी दिलचस्पी ना ले वरना इसके अंजाम बहुत खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन चक उसे पागल समझकर उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है और किताबें लेकर लाइब्रेरी के काउंटर पर पहुंचता है। जब लाइब्रेरियन ने किताबें देखी तो उसकी आंखें खुली के खुली रह गई। उसने फौरन चक को वार्न किया कि वो इस खास जगह की खोज ना करे क्योंकि अब तक कोई भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। चक बताता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, मैं तो बस हिस्ट्री को समझना चाहता हूँ। साथ ही वो रोती हुई लड़की और फर्श पर बिखरी हुई किताबों के बारे में भी बताता है। लाइब्रेरियन अचानक सीरियस हो गया। वो फौरन वहाँ से निकल जाता है। तब चक भी चुपचाप घर लौट आता है। घर आने के बाद उसने किताबें पढ़ना शुरू की जो 1980 की एक खुफिया कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हुई। तभी अचानक डोर बेल बजी। दरवाजे के बाहर उसकी एक स्टूडेंट खड़ी हुई थी जो म्यूजिक क्लास लेने आई थी। चक एक म्यूजिक टीचर था और आज उसकी ये स्टूडेंट पहली बार म्यूजिक सीखने आई। शुरू में स्टूडेंट काफी नर्वस हो रही थी। तब चक किचन में पानी लेने चला गया ताकि उसका मूड थोड़ा हल्का हो सके। लेकिन तभी अचानक पियानो की धुन पूरे कमरे में गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी प्रोफेशनल इंसान की परफॉर्मेंस हो। चक शॉक रह गया क्योंकि जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो स्टूडेंट तो किचन के दरवाजे पर खड़ी थी। ये देखकर दोनों काफी हैरान रह जाते हैं। जब वापस पियानो की तरफ आता है तो सब कुछ शांत हो चुका था और वो औरत नहीं मिली जिसके बारे में स्टूडेंट ने बताया था। ये देखकर वो काफी डर जाती है, फौरन वहाँ से भाग गई। रात को चक अकेला था क्योंकि उसकी वाइफ ऑफिस के काम के लिए घर से बाहर गई हुई थी। इसीलिए वो पड़ोसी की बताई हुई गार्डन क्लब की मीटिंग अटेंड करने चला जाता है। वहाँ एक बहुत ही सेंसिटिव हसास टॉपिक पर डिस्कशन चल रही थी जिसे आमतौर पर इस गाँव के लोग छूना भी पसंद नहीं करते। मीटिंग में सिर्फ 6 लोग थे। जब नोटिस करता है कि यहाँ लाइब्रेरी में काम करने वाला आदमी भी आया हुआ है। वो लोग एक लड़की जिसका नाम हेलन फोस्टर था उसके बारे में बात कर रही थी जिसने हाल ही में सुसाइड करने की कोशिश की थी। लाइब्रेरियन बताता है कि मुझे ये सब 1980 में होने वाले उस पुराने हादसे की याद दिला रहा है जब एक औरत हेलन ने अपनी जान ली थी। उसकी बेटी को स्कूल में लगातार परेशान किया जा रहा था, कोई उसकी मदद को आगे नहीं आया। तब इस गुस्से और दुख में हेलन ने अपने घर में ही खुद को गोली मार ली। उसके बाद से ही इस गांव में हर साल एक मिस्टीरियस सुसाइड होती है। लोगों का मानना है कि ये सब हेलन की आत्मा की वजह से हो रहा है। उनका मानना था कि हेलन का घर जिसे अब कोई भी नहीं ढूंढ पा रहा जब तक उसका सच सामने नहीं आ जाता ये मामला थमने वाला नहीं है। मीटिंग धीरे धीरे डरावनी होती जा रही थी, इसीलिए इसे खत्म करने का फैसला किया गया। लेकिन जैसे ही चक बाहर आया उसे पास वाले पुराने चर्च से किसी औरत के हंसने की आवाज आती है। वो घबराते हुए घर आया और अपनी बहन इजाबेल के कमरे में जाता है। इजाबेल अभी भी माँ के गुजर जाने के गम से बाहर नहीं आई थी और अक्सर बुरे सपने देखती थी जिसमें उसे बार बार अपनी माँ दिखाई देती। जब भी ऐसा होता वो चक के पास आकर अपने डर के बारे में बताती ताकि मन हल्का हो सके। इसी शाम इजाबेल की स्कूल का दोस्त उनके घर आया। इजाबेल
इजाबेल से मिलने के लिए। वो बचपन से ही इसी गांव में रहता था और उसे यहाँ की कई डरावनी कहानियों की जानकारी। उसने इजाबेल को हेलन की सुसाइड की पूरी कहानी काफी डिटेल में सुनाई। रात को इजाबेल जब सो रही थी तो बाथरूम की लाइट अपने आप ही जल जाती है। वो उठकर लाइट बंद कर देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो एक बार फिर जल गई। उसे लगा जैसे स्विच खराब है, इसलिए उसने बल्ब भी उतारकर बेड की साइड टेबल पर रख दिया। लेकिन जैसे ही वो फिर सोने की कोशिश करती है, कुछ बहुत ही अजीब होने लगता है। मिस्टीरियस चीजें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अगली सुबह जब इजाबेल की आंख खुली तो उसने देखा कि बाहर तो सूरज निकल आया है। पहले तो उसे लग रहा था जैसे कोई बुरा सपना था, लेकिन जब उसकी नजर अपने बेड की साइड टेबल पर रखी बल्ब पर पड़ी तो उसे एहसास हुआ कि जो कुछ भी रात को हुआ वो सब हकीकत था। इजाबेल फौरन ये बात अपने दोस्त को बताती है। तभी उसके पास भाई चक का फोन आया, जो इजाबेल को फौरन घर वापस आने को कहता है। जब इजाबेल घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी भाभी मारिया काफी घबराई हुई थी। असल में कुछ टाइम पहले मारिया अपने डिजाइन स्टूडियो में लाइव सेशन कर रही थी। तब कुछ अजीब हुआ, उसकी पीछे रखी डमी मॉडल का हाथ अपने आप ही हिलने लगता है। उसी टाइम उसकी बेस्ट फ्रेंड जो लाइव देख रही थी फौरन उसे कॉल करती है। तब मारिया को लगा कि शायद वो मुझे ब्राइडल ड्रेस के बारे में टोकना चाहती है, इसलिए मारिया वीडियो बनाकर भेज देती है और बताती है कि ड्रेस तो पहले से ही तैयार है। लेकिन जब वो दोबारा कैमरे के सामने बैठी तो हैरान रह गई, क्योंकि डमी मॉडल वहाँ से गायब हो गई थी। उससे पहले ये महसूस नहीं हुआ था कि वो हिल रही है। और तभी उसकी दोस्त ने मैसेज पर मैसेज भेजने शुरू कर दिए कि फौरन कमरे से बाहर निकलो। लेकिन मारिया ने इन बातों को हल्के में लिया और अपना लाइव सेशन जारी रखा। कुछ देर बाद जब वो डमी मॉडल की ड्रेस दिखाने गई तब जाकर उसने देखा कि वो तो वहाँ पर थी ही नहीं। अचानक पास वाले कमरे से तेज आवाज आई। मारिया पहले सहमी, लेकिन फिर डरते डरते उस कमरे की तरफ बढ़ती है। तब जाकर उसे डमी मॉडल की सच्चाई का एहसास होता है। चक ने जब ये सब सुना तो वो टाइम गवाए बिना घर आता है और उन्होंने मिलकर डमी को आग लगाकर जला दिया। चक ने बताया कि इस बंगले का पिछला मालिक यहाँ पर सुसाइड कर चुका है, तो हो सकता है कि यहाँ कुछ बुरी ताकत मौजूद हो। फैसला किया गया कि वो इस बंगले को छोड़ देंगे। इजाबेल को कहा जाता है कि वो अपनी सारी चीजें समेट कर कॉलेज हॉस्टल में शिफ्ट हो जाए। तब उनकी मदद करने इजाबेल का दोस्त भी आ गया। इसी दौरान उसके दोस्त की नजर दीवार पर लटकी एक तस्वीर पर जाती है जिसमें इजाबेल और उसकी मॉम साथ में थी। उसने इजाबेल को चौंका देने वाली बात बताई, कहा कि इसमें तुम्हारी माँ वैसी बिल्कुल नहीं लग रही जैसी तुमने बताई। तस्वीर में तुम्हारी माँ और मौजूदगी में बिल्कुल अलग लग रही। इजाबेल एकदम चौंक गई। फौरन बताती है कि मेरी माँ तो कुछ महीने पहले ही एक एक्सीडेंट में गुजर चुकी है। ये सुनकर उसका दोस्त भी हैरान रह गया, क्योंकि उसने कुछ टाइम पहले उसकी मॉम को घर में चलते फिरते देखा था। इस उलझन को दोनों सोच रहे थे कि नीचे किचन में बर्तन गिरने की आवाज आती है। घबराते हुए दोनों नीचे पहुँचे, लेकिन नीचे उतरते ही घर का माहौल जैसे पूरी तरह बदल चुका था। कमरे में ठंड कुछ ज्यादा ही हो गई थी। हवा भी अजीब किसी सिसकियों की तरह चल रही थी। उसका दोस्त ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया और किसी बहाने से बाहर चला जाता है। जैसे ही वो गया, इजाबेल को अपने पीछे से किसी के हल्का सा नाम पुकारने की आवाज आती है। डरते डरते उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। तभी अचानक मारिया आ गई और उसे रोकने लगी, लेकिन इजाबेल कहती है कि मैं इस मिस्ट्री का पता लगा के ही रहूंगी। फिर दोनों घबराते हुए अपने अपने कमरों में भाग जाती हैं। थोड़ी देर बाद मारिया के कमरे से चीखने की आवाज आती है। इजाबेल भागकर उसकी तरफ गई। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल रहा था। मारिया बुरी तरह डर चुकी थी। वो रोते हुए इजाबेल के कमरे में आ जाती है। उसके चेहरे पर खौफ था और नाक से खून बह रहा होता है, लेकिन उसे खुद होश नहीं था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। जब माहौल कुछ शांत हुआ तो इजाबेल का दोस्त वापस लौट आता है। उसके हाथ में पुराना नक्शा था। उसने बताया कि 1923 के प्लानर्स की किताब और शहर के मौजूदा नक्शे को मिलाकर मैंने एक बहुत पुरानी जगह का सही पता खोज निकाला है। नाम है 825 फॉरेस्ट रोड, जो इस कहानी का नाम भी है। चक अब तय कर चुका था कि उस इंसान से वो खुद जाकर बात करेगा जिसने उसकी वाइफ के साथ धोखा किया। इजाबेल भी उसके साथ जाने की जिद करती है। तभी बाहर एक एजेंट आ जाती है जो एक एड शूट के लिए मदद मांगने आई, लेकिन चक को तो उस जरूरी काम से फौरन बाहर जाना था। मारिया, जिसकी हालत पहले से नॉर्मल थी, वो एजेंट की मदद के लिए रुक जाती है। इजाबेल को कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसलिए उसने अपने दोस्त को मारिया के साथ ही रुकने का कहा। जबकि चक और इजाबेल एक साथ उस पुराने एड्रेस की तरफ निकल पड़ते हैं, यानी 825 फॉरेस्ट रोड। रास्ते में चक ने कहा कि अगर ये वही घर निकला ना तो मैं इस घर को आग लगा दूंगा। जबकि उधर मारिया एड शूट में एजेंट की मदद कर रही थी, लेकिन अचानक से एजेंट कोई अजीब सी अनजान जुबान में बोलने लगी। दूसरी तरफ चक और इजाबेल अब घने जंगल से गुजरते हुए एक खंडर जैसे घर तक पहुंच गए थे। खिड़की तोड़कर वो अंदर आ गई और कोई नंबर जैसी निशानी को ढूंढने लगी। इजाबेल धीरे धीरे से ऊपर वाली मंजिल पर गई और देखती है कि ये हवेली अंदर से तो बिल्कुल चक के घर जैसी है। तभी किसी की परछाई उसके पीछे से गुजरती है। इसी टाइम मारिया जो घर पर थी, अचानक 1980 के
उसके पुराने वाकये की बातें करने लगी। वो कहती है कि मेरी बेटी को स्कूल में बुरी तरह तंग किया गया था। उसने कई बार लोगों से मदद मांगी लेकिन किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। असल में उस औरत की आत्मा जिसने सुसाइड किया था यानी कि हेलन, वो पूरी तरह मारिया की बॉडी में समा चुकी थी। दूसरी तरफ चक को जमीन के नीचे एक लकड़ी का बॉक्स मिला। उसमें बहुत सारे लेटर्स थी जो स्कूल को लिखे गए थे। ये खत एक ही औरत के हाथ के लिखे हुए थे लेकिन सब वापस लौट कर आ गई थी। उसके घर का पता भी खत पर लिखा हुआ था। चक को एहसास होता है कि पहले वाले घर का एड्रेस यानी कि उस औरत के घर का और इस घर का एड्रेस यानी कि 825 फॉरेस्ट रोड एक ही जगह है। यही वजह है कि आत्मा इस घर में आती क्योंकि ये कभी उसका जो हुआ करता था। चक डरता हुआ ऊपर गया इजाबेल को लेने के लिए क्योंकि उन्हें फौरन यहाँ से निकलना था, लेकिन इजाबेल एक जगह चुपचाप खड़ी हुई थी। उधर इजाबेल के दोस्त को भी यकीन हो गया था कि मारिया में कुछ अजीब हो रहा है। उसने जानबूझकर उससे उसकी बेटी का नाम पूछा। अचानक मारिया जोर से चीखने लगी और पागलों की तरह हंसने लगती है। कुछ लम्हे बाद सब कुछ शांत हो गया। इजाबेल के दोस्त को लगा कि आत्मा जा चुकी है, लेकिन उधर इजाबेल की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई। एक इनविजिबल ना नजर आने वाले हाथ ने उसके कंधों को मजबूती से पकड़ लिया था। चक ने ये देखा तो भागकर उसकी तरफ बढ़ा। उसने जल्दी से इजाबेल को बचाने की कोशिश की, लेकिन अचानक किसी इनविजिबल ताकत ने दोनों को पुराने कमरे के अंदर खींच लिया। हमें पता चलता है कि उस औरत की आत्मा यानी हेलन की आत्मा ने इजाबेल और चक को भी अपना शिकार बनाकर मार डाला। ऐसा वो टाउन के लोगों से बदला लेने के लिए कर रही, क्योंकि उस टाइम टाउन वालों ने ही कोई मदद नहीं की थी। चाहे कोई बेकसूर ही क्यों ना हो, जो कोई भी टाउन में आता है उसकी मौत पक्की होती है। हेलन सब के साथ अलग अलग तरीकों से खेलकर उनकी जान लेती है। ऐसा वो तब तक करती रहेगी जब तक उसकी मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो जाती और उसकी आत्मा को सुकून नहीं मिल जाता। और इसी भयानक एंडिंग के साथ ही इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।